नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बात बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजगीर के नेचर सफारी का निरीक्षण किया। इस दौरान नेचर सफारी में बने शीशे के पुल का निरीक्षण भी किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस इलाके में नेचर सफारी का निर्माण प्रकृति की गोद में कराया गया है ताकि इस इलाके की खूबसूरती और बढ़ाई जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब राजगीर में जल्द ही गंगा जल पहुंचने वाला है, उस पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। इसके बाद जहां जमीन से पानी निकालने पर रोक लगा दी जाएगी क्योंकि यहां पानी का लेवल काफी नीचे चला गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने से पहले सीएम सिक्योरिटी की गाड़ी राजगीर के जयप्रकाश उद्यान के पास अचानक से खराब हो गई। सिक्योरिटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी को धक्का देकर काफिले से बाहर निकाला और मैकेनिक बुलाकर गाड़ी की मरम्मत कराई गई। वही जानकारी के अनुसार जो गाड़ी खराब हुई उसमें सीएम को लौटना था, लेकिन अचानक गाड़ी में आई खराबी के कारण दूसरी गाड़ी की व्यवस्था की गई। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शिव कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव कुमार, गाड़ी अचानक से खराब हो गई और धक्का लगाते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। इसी तरह से चलेंगी सारी व्यवस्थाएं भी क्या? जी मैं बता दूं, आज नीतीश कुमार का आना था जी। और उसी में हॉकी ग्राउंड में इनका हेलीपैड बना था और वहां से गाड़ी लाने जा रही थी। उसी वक्त जो है इनकी कॉर्पोरेट की गाड़ियां जो है उनमें से एक गाड़ियां जिसमें सीएम खुद आने वाले थे, वो गाड़ी की बैटरी कनेक्शन लूज थी जिसके वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और उसे जो है और जो सिक्योरिटी गार्ड लोग जो थे वो धक्का मारते हुए नजर आ रहे होंगे और उन्होंने बाद में मिस्त्री को बुलाकर उसे ठीक किया। जी शिव कुमार, सोचिएगा कि कितनी गंभीर बात यह हो सकती है कि जिसमें मुख्यमंत्री को लौटना है, अगर वही गाड़ी खराब हो जाती है, जबकि उससे पहले भी तमाम जांच की गई होगी गाड़ियों के पार्ट की कि सही है या नहीं है, उसके बाद भी अगर ऐसी चीजें, ऐसी खराबी सामने आती है, किस तरह से देखा जाए कि क्या ये उसकी तस्वीर भर है कि सरकार भी ऐसे ही चलेगी धक्के से? जी निश्चित तौर पर जैसा आप बता रहे हैं कि ये अगर सही मायने में अगर लिया जाए तो ये सुरक्षा में चूक बोली जा सकती है, क्योंकि चाहे वो गाड़ी हो या इनकी सिक्योरिटी व्यवस्था हो, जो भी तैनात हो या गाड़ी जिनसे उनको जाना है और उसमें इस तरह की लचर प्रचर व्यवस्था हो तो निश्चित तौर पर ये सरकार या यहाँ पर लोगों पे जो है सवालिया निशान खड़ा करती है। जी जी, शुक्रिया शिव कुमार आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोगली पार्टी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उसमें किसान संघ के लोग कम हैं और थके मारे लोग ज्यादा हैं, जिसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। चाहे कम्युनिस्ट के लोग हों या चाहे फिर कौम के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये दोगले हैं। गिरिराज सिंह किसान सम्मेलन में भाग लेने आए थे। इसी दरमियान प्रेस से बात करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। मैं ये कहने आया हूं कि जिसकी चर्चा तमाम पूर्ववर्ती लोगों ने की कि आज जो आंदोलन चल रहा है टीवी पर देख रहे होंगे, ये किसान संघ के लोग कम हैं, थके मारे वैसे लोग हैं जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये लोग दोगले। दोगला शब्द बड़ा संवैधानिक शब्द, इस पर कुछ ढंग का नहीं है। ये दोगला संवैधानिक शब्द है जिसकी जुबान दो चलता। ये भी नाम बताएं।
इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, गिरिराज सिंह को ऐसा कहा जाता है कि जब भी वो कुछ बोलते हैं तो कुछ ना कुछ विवादित ही बोलते हैं। बेगूसराय में भी कुछ ऐसा ही रहा, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से किसान को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों ने आंदोलन कर रखा है, उसी में आज जो है किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था एमआरजेडी कॉलेज में। उस प्रांगण में जब प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने साफ तौर से अरे हाथ लेते हुए कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पे उन्होंने प्रहार करते हुए उन्होंने भारी मंच से कहा कि ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी है, दोगले पार्टी है। उन्होंने कहीं ना कहीं जो कहने का उद्देश्य है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जो किसान को बरगला रहे हैं और ये किसान के आड़ में अपना राजनीतिक गोटी सेक रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक गलियारे में एक बहुत बड़ा हलचल है, जो कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट को अरे हाथ लेते हुए दोगले तक कह दिए। ये कहीं ना कहीं जितेंद्र, क्या ऐसे में एक सवाल ये नहीं उठता है जितेंद्र कि जिस तरह से बयान लगातार बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं किसानों को लेकर, तो क्या किसानों को बेवकूफ समझा जाता है, किसान को अनपढ़ समझा जाता है, किसान को गवार समझा जाता है कि वो किसी के भी बहकावे में आ जाएगा, ये माना जाए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाते हैं कि किसान को बरगलाया जा रहा है और कांग्रेस का जो जनाधार था वो खो चुका है, उसके आड़ में अपना जनाधार वापस लाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसान किसी के बहकावे में नहीं आते हैं और नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अपने समझदार है। लेकिन ये इनका जो पार्टी जो है, पार्टी अपना बचाव के लिए तो वो कोई ना कोई इख्तियार तो अपनाएगा। इसलिए उन्होंने साफ तौर से किसान के गिरिराज जी का कहना है कि किसान को दूसरे पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के पार्टी और जो भी वहां के जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनको बरगलाया जा रहा है। किसान जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कृषि बिल लाया गया वो किसान के हित में है, क्योंकि किसान अब अपने मंडियों से बाहर में जाके वो अपना सामान बेच सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रही है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होते नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक बात केंद्र सरकार की तरफ से हो या किसान की तरफ से अभी तक संबंध जो कहा जाता आपसी तालमेल नहीं होने के कारण लगातार आंदोलन जारी है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बिहार प्रदेश कार्यालय में 21 दिसंबर को राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर समीक्षा बैठक करेगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह करेंगे। वहीं बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। समीक्षा बैठक में विधानसभा चुनाव के सभी जीते और हारे हुए प्रत्याशी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बताया है कि समीक्षा बैठक में पार्टी के तमाम विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों से भी उनकी राय ली जाएगी। जनता दल ने 21 दिसंबर को 11 बजे दिन में प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें सभी जो 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार थे वो सब शामिल होंगे। इसमें नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी बैठक को संबोधित करेंगे और इस बैठक की अध्यक्षता माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे पटना से संवाददाता शशांक दुबे फोनलाइन पर जुड़ गए। शशांक, अब आरजेडी भी मंथन करने के लिए बैठक करेगी, समीक्षा करेगी कि आखिर हार का कारण क्या कुछ रहे या प्रदर्शन बेहतर होने के बाद भी पीछे कैसे खिसक गए? शशांक जी बिल्कुल, राजद जो है इस बार जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब चुनाव के इतने दिन बीत गए हैं और राजद आप पूरे जितने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुए थे और जहां जहां राजद लड़ी थी तमाम उम्मीदवारों के साथ, चाहे वो जीते हुए हों या हारे हुए हों, उनके साथ कर रही है। इसके अलावा सबसे है कि जो पूरे प्रदेश की कमेटी है, पूरे जिलों के जो प्रतिनिधि हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, वो भी कहीं ना कहीं रहेंगे और ये देखा जाएगा कि उनके क्षेत्र में उम्मीदवारों का प्रदर्शन कैसा रहा। अगर प्रदर्शन खराब रहा तो उसके पीछे कारण क्या रहे हैं। तो चाहे वहां पर एनडीए के प्रत्याशी, माफ कीजिएगा, महागठबंधन के प्रत्याशी लड़े हों या फिर राजद के प्रत्याशी लड़े हों, सभी की एक समीक्षा की जाएगी और उसके आधार पर
संगठन का एक तरह से कहा जाए कि संगठन में काम किया जाएगा, तो संगठन को कैसे विस्तार दिया जाए, कैसे आने वाले दिनों में उन सारी चीजों से ओवरकम किया जाए, निपटा जाए, इसको समीक्षा होगी। इस पर आनंद सिंह जो है प्रदेश अध्यक्ष है, वो प्रसारित करेंगे, पूरी बैठक को अध्यक्षता करेंगे, लेकिन उसमें मुख्य केंद्र के होंगे और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव होंगे, जो सभा को संबोधित भी करेंगे। और वो जो वहां पर मौजूद शशांक, क्या जिस तरह से लगभग रिजल्ट आए हुए और सरकार का गठन हुए भी अब 1 महीने से ज्यादा का समय बीत रहा है, समीक्षा बैठक करने में या मंथन करने में देरी नहीं लग रही? बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है कि 8 तारीख 7 तारीख से तेजस्वी यादव पटना के बाहर से, बिहार के बाहर से, और ऐसा विपक्ष जो यहाँ सरकार है, जो एनडीए है, उनका कहना भी था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब है। तो तेजस्वी यादव अब पटना पहुंच रहे हैं, 21 तारीख की बैठक में वो भाग लेंगे और अपने विधायकों को जो टिप्स भी देंगे और आगे के आंदोलन की रूपरेखा भी तय करेंगे आने वाले जो बैठक होगी उसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बैठक, सही बात है कि चुनाव के करीब 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है और वो इतने दिनों के बाद समीक्षा बैठक होना कुछ पता सा लगता है। लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव ने वो विधायक, हारे हुए विधायकों के साथ बैठक की थी और उन विधायकों के साथ अलग से बैठक की थी जो बहुत काफी क्लोज कॉन्टेस्ट में हारे थे। तो उनका एक सिलसिला जारी था। हालांकि इस बैठक को और पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पार्टी के आंतरिक जो गतिविधियां है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तय करते हैं और उसी आधार पर कल जो 21 तारीख को होगी वो बैठक होगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया शशांक जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। मुजफ्फरपुर कुडनी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के खिलाफ फैला रहे भ्रम को लेकर लोगों को सचेत किया है। वहीं किसान कानून के प्रावधानों से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया गया। साथ ही विपक्ष के द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का भी पर्दाफाश किया गया। और किसान चौपाल में राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने कहा है कि मोदी सरकार ही किसानों की सच्ची हितैषी है और किसानों को जितना लाभ मोदी सरकार के पिछले 6 सालों में मिला है उतना कांग्रेस के 60 सालों में नहीं मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू का वोट प्रतिशत गिरने के बाद पार्टी के आला नेताओं के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ देखी जा सकती है। सीएम नीतीश कुमार चुनाव परिणाम आने के बाद कई राउंड समीक्षा कर चुके हैं। राष्ट्रीय दल की मान्यता पाने की दहलीज पर खड़े होकर जेडीयू को इस चुनाव में एक बड़ा झटका मिला। ऐसे में जरूरी है कि इस वोट प्रतिशत को दूसरे राज्यों में हो रहे चुनाव में शामिल होकर सुधारा जाए। जेडीयू इसी योजना के तहत आने वाले सालों में जिन जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव है उसमें शामिल होकर अपना प्रदर्शन बेहतर करने की कोशिश करेगा। हालांकि जेडीयू को दूसरे राज्यों में बहुत सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन कुछ राज्यों में अपेक्षा से ज्यादा सीटें जरूर आई हैं। जीतन राम मांझी के द्वारा बढ़ते अपराध मामले में आरजेडी को दिए गए सुझाव वाले ट्वीट पर आरजेडी नेता श्याम रजक ने पलटवार किया। श्याम रजक ने जीतन राम मांझी के आरोप को पूर्ण रूप से आधारहीन बताया। साथ ही कहा कि जीतन अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहे हैं और विपक्ष का आरोप लगाकर जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बाबू का और सरकार की अक्षमता है कि अपने सीआईडी, अपने स्पेशल ब्रांच, अपने निगरानी विभाग, इन सब चीज़ों के न रिपोर्ट दे करके और अपने सहयोगी पार्टी के आधार पर इस बात को कहने का काम करूँ। मेरी चुनौती है, वो जो बात कर रहे हैं तो वैसे लोगों को पकड़ते क्यों नहीं है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। जेडीयू के प्रवक्ता और बिहार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने इस बाबत तीखे हमले किए हैं। नीरज कुमार ने ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव पर हमला बोला। वहीं नीरज कुमार ने कहा है कि किसानों के स्वघोषित नेता बनने वाले तेजस्वी यादव कहां लापता हैं। साथ ही कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को ढूंढ रही है। नीरज कुमार ने तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार को लेकर भी निशाना साधा। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव लौटे भी तो जेल के फरमान आने पर।
अड्डा अड्डा सब ढूंढे, लापता मचिया मैन, मिले तो मिले क्या मिले, उससे जो बिहार में है बैन। किसानों की स्वघोषित रहनुमाई छोड़ छाड़ कर कहाँ लापता थे आप, आए तो आए क्या आए, जब आया है होटवार जेल से फरमान, जाओ जाओ मिलाओ खरमास में भ्रष्टाचार के युवराज, मोटी चमड़ी वालों को न शर्म हया न लाज। कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा ने आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के द्वारा कांग्रेस पार्टी और पार्टी नेतृत्व के संबंध में दिए गए बयानों को उकसाने वाला बताया। वहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही कहा कि आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी कांग्रेस पार्टी को लेकर बीजेपी की भाषा में बार बार ऐसे ही बयान देते हैं जो सहयोगी दल से अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे बयान अस्वीकार हैं। शिवानंद तिवारी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके ऊपर राष्ट्रीय जनता दल में भी कोई अच्छी राय नहीं है। शिवानंद स्वभाव से कांग्रेस विरोधी आदमी है और आज जो उन्होंने बयान दिया है, मैं उनके बयान की इसलिए निंदा करता हूं कि शिवानंद कहने को आरजेडी के नेता हैं और कांग्रेस नेतृत्व के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में गाहे बगाहे उनकी इस तरह की बातें आती रहती हैं। जो बीजेपी के नेताओं की भाषा होती है वही शिवानंद बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूं यह समय आ गया है कि तेजस्वी यादव जी को चाहिए कि ऐसे नेता को पार्टी से बाहर करें। समस्तीपुर में किसानों की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है। तैयार उपज का सही दाम नहीं मिलने पर किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं जिले में गोभी की तैयार फसल का सही दाम नहीं मिलने के कारण फसल खेतों में ही पड़ी हुई है, जो मवेशियों के लिए चारा बन चुकी है और किसानों के अनुसार एक कट्ठे में 2500 से 3000 की लागत लगती है। वहीं मंडी में गोभी के दाम 1 से 2 रुपए किलो मिल रहा है, जिसके बाद किसान फसलों को मंडी की बजाय खेत में ही छोड़ना सही समझ रहे हैं। किसानों की हालत का जायजा लिया है हमारे संवाददाता कैसर खान ने, आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड में, जहाँ मेरे पीछे जो आप जो तस्वीर देख सकते हैं कि एक किसान जो है आज अपनी गोभी की फसलों को देख रहे हैं और इनकी जो फसलें हैं वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, मगर मंडियों में इसका दाम न मिलने से किसान पूरी तरह से परेशान है। समस्तीपुर से एक और खबर इसी कल्याणपुर से आई थी, जिस जो किसान थे उसकी गोभी के अपने 4 बीघे की जो फसल थी गोभी की हड़ी बड़ी, उसमें उन्होंने मंडियों में दाम न मिलने से नाराज़ होकर उन्होंने उस पर जो है ट्रैक्टर के माध्यम से हल चलाकर और गोभी के फलों को नष्ट कर दिया था। उसी मामले पर लेकर जो केंद्रीय मंत्री जो रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर और उस किसान को सहायता देने की बात कही और सीएससी के माध्यम से सरकारी जो कर्मचारी है वो उनके घरों तक पहुंचे और उनका जो है गोभी जो है 4 टन गोभी खरीदा। आज इसी मामले को लेकर जब हमने रियलिटी चेक करने के लिए कल्याणपुर प्रखंड के गांव में पहुंचे तो वहां के किसानों का भी हाल देखा तो बुरा हाल है, क्योंकि फसल तैयार है मगर कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, मंडियों में इसकी कीमत नहीं मिल रही। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाचा बताएंगे कितने बीघे में आपने गोभी की फसल उगाई है? 1 बीघे में गोभी किए हुए हैं। जो फसल तैयार है और दाम नहीं है, जिसके कारण फसल नष्ट हो रहा है। आएंगे इस गोभी की खेती जो आपने किए है, 1 कट्ठे में कितना लागत लगता है सर? 1 कट्ठे में 2500 से 3000 रुपया लागत है। और मंडियों में अभी दाम नहीं मिल रहा है? मंडियों में अभी 1 रुपये 2 रुपया 3 रुपया किलो पर बिक रहा है, वो भी नहीं लेने वाला कोई तैयार है। कितना रेट होना चाहिए था अभी? कम से कम 15-20 रुपया भी के हिसाब में होना चाहिए, तब कुछ लागत आपका निकल पाता? तब कुछ लागत जो है निकलेगा। तो अभी आपको नुकसान है या फ़ायदा हो रहा है? अभी तो साफ नुकसान ही नुकसान है। केंद्र सरकार जो कृषि बिल लाई है उस बिल के आप समर्थन में है या विरोध में है? विरोध में। आखिर क्यों विरोध में है? विरोध में है इसलिए कि फसल करते हैं तो फसल का मूल्य हमको नहीं वाजिब मिलता है।
घर से जो है लॉस होता है, घाटा लगता है, कब तक आदमी बर्दाश्त करेगा। किसान जो आज सड़कों पे वहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, उनके क्या समर्थन में है या विरोध में? उनके साथ हैं, किसानों के साथ हैं। जो कृषि बिल है उसके साथ है या विरोध में? विरोध में है उनके। क्या नाम हुआ? मेरी लागत में नुकसान है वो, और अभी काटना शुरू करेंगे तो और मेरा नुकसान होगा। तो इसलिए आपने फसल को खेतों में ही छोड़ दिया? हाँ, खेतों में छोड़ दिया, और जो जिन लोगों के पास घास भूसा है उन लोगों को बोले काट के ले जाइए, वो लोग ले जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि हम जो है नई कृषि कानून के तहत जो है हमारे जो है जो किसान हैं उनका जो है कि फसल खरीदा जा रहा है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? आप भी किसान हैं और आपका भी खेत में फसल लगा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे ना, जो हम लोग के पास भी वो सुविधा मिलना चाहिए ना, हम भी तो किसान हैं। क्योंकि एक से आप जो है एक का जो बिक्री करवा के आप फोटो छपा लिए, बार बार पेपर में दे रहे हैं, बिक्री हुआ एक दिन और पेपर में छप रहा है 5 दिन से, ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग भी तो किसान है, उसका भी तो एक ही दिन बिका है, दोबारा कहाँ बिका है उसका। अगर यही नया कानून है तो पर डे बिकना चाहिए, पर डे बिक कहाँ रहा है? हम लोग का कोई भी इसी तरह पड़ा हुआ है, अभी तक कोई देखने वाला नहीं है। क्या नाम हो आपका? प्रवीण कुमार। तो इनका साफ तौर पे कहना था कि जो कृषि बिल जो केंद्र सरकार लाई है उनके तो हम विरोध में हैं और किसानों के साथ में है। हमारी जो फसल है तैयार होकर आज खेतों में लगी हुई है, मगर कोई ख़रीदने वाला नहीं है, रेट नहीं मिल रही है। इससे जो किसान को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। समस्तीपुर से वीआईपी न्यूज़ के लिए कैसर खान। कृषि कानून के खिलाफ पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव से सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। पार्टी नेताओं के साथ यजमान की भूमिका में पप्पू यादव ने हवन भी किया और ईश्वर से केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है ताकि किसानों के हित में कानून बनाया जा सके। ये लड़ने के लिए हम सब यहाँ पर सद्बुद्धि, इन नेताओं को, माफियाओं को, पूंजीपति को सद्बुद्धि। भारत के निर्माण और भारत की आत्मा मजदूर, भारत के निर्माण और भारत की आत्मा किसान, उनकी जिंदगी जो हमारा निर्माण करता है उसके लिए सद्बुद्धि। इनकी जुबान थर्राती नहीं है किसानों को मवादी कहने में, इसके लिए सद्बुद्धि। कल है पैर पखारन और देश संवारन, किसानों का पैर धोएंगे हम लोग। और 22 तारीख को ना जुर्म देखेंगे, ना जुर्म करेंगे, ना जुर्म सहेंगे। करो मरो जितना गोली होगा चलेंगे राजभवन की ओर 22 तारीख। अल्लाह सिर्फ हक के लिए लड़ने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। नवादा के आकोल प्रखंड में लोगों ने पानी की हाहाकार मचाई हुई है। आपको बता दें कि आकोल प्रखंड में ग्रामीण पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गए हैं। गांव में करीब 2 साल पहले जल नल का बोरिंग हुआ था, लेकिन अभी तक लोगों के घरों तक पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंची है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इसकी शिकायत जिला अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी गई, लेकिन किसी भी पदाधिकारी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वहीं बिहार सरकार है जो नल जल योजना को लेकर ढोल पीट रही है और दूसरी तरफ जिला प्रशासन है जिसकी नींद टूटती नहीं है। खंभा खुट्टी गड़ा गया है, चालू नहीं हुआ है अभी तक। मतलब किसी के घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है? नहीं, बाढ़ के द्वारा ही होना था, लेकिन मतलब पीडब्ल्यूडी के द्वारा, पीएचडी के द्वारा हुआ, फिर भी काम नहीं कर रहा। तो आपने शिकायत की किसी हाँ, टोल फ्री नंबर पर हम 2-3 बार शिकायत किए। बोला 10 दिन के अंदर जाएगा रिपेयर करने, 10 दिन के अंदर जाएगा, तो 10 दिन तो कितना दिन बीत गया। मतलब कभी भी आपके घर तक इसका जल नहीं पहुँच पाया? हाँ, एक मैंने 8 दिन गया था, उसके बाद जो बंद हुआ है तो बंद। कितने दिन से बंद है? करीब 3 महीना। विवाह पंचमी के अवसर पर प्रभु श्री राम के ससुराल जनकपुर धाम में बड़े ही धूमधाम के साथ विवाह पंचमी शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जानकी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया और कार्यक्रम आयोजित कर मैथिली रीति रिवाज से विशेष पूजन भी किया गया, जो अभी भी जारी है।
मुजफ्फरपुर पुलिस ने देह व्यापार करने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। इस गिरोह का तार पूर्णिया, कटिहार और मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया से जुड़ा हुआ है। मामले का खुलासा तब हुआ जब फ्रीडम 4 नामक एनजीओ ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी कि मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में बड़े पैमाने पर देह व्यापार किया जा रहा है। वहीं सूचना मिलते ही नगर पुलिस ने शहर के रेड लाइट एरिया में दबिश दी। फिलहाल पुलिस गिरोह के और सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। नक्सल गतिविधियों में संलिप्तता के संदेह पर पटना पुलिस ने एक होटल के कमरे में छापेमारी की, जिस दौरान पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए युवक नवादा और गया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने गाड़ी से एक देसी कट्टा और जिंदा गोली बरामद की है। जांच में अभी तक नक्सल गतिविधियों की पुष्टि नहीं हुई है। प्रदीप कुमार। कहां से आए? बागी बगड़िया से। कितने आदमी थे सवार इसमें? इसमें 4 ठो था। अच्छा, क्या करने आए थे पटना में? वो कागज उगज के कोई काम करने के लिए आया। हमरा तो मालूम नहीं सर, हम तो ड्राइवर हैं। अच्छा, तो गाड़ी से कट्टा बरामद हुआ है? हाँ सर। तुम्हारे सामने निकला है? हमरा सामने निकला है सर। नक्सल गतिविधि की पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन वो जिस गाड़ी से वो लोग आए थे उस गाड़ी में एक कट्टा और एक गोली बरामद हुआ है। कहाँ के रहने वाले लोग हैं और क्या कुछ सूचना मिली थी? ये नवादा, गया, इमामगंज और यहीं के लोग हैं। क्या कुछ सूचना मिली थी तो कार्रवाई की गई? गाड़ी में हथियार रहने की सूचना मिली थी। बात बिहार की में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।